जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग डीएनए, आरएनए और जीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और आपको जैसे पता है कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो वीडियो है वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य पूरा देखिएगा। आपको निश्चित ही उससे हेल्प मिलेगी। और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ मैंने डीएनए और आरएनए से संबंधित प्रश्न भी कवर किए हैं, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को कई लोग देख चुके हैं, तो आप भी ज़रूर देखिएगा। आपको निश्चित ही इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे एवं कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और जो गुणसूत्र का शीर्ष भाग होता है उसको टेलोमियर कहा जाता है। और जो गुणसूत्र होता है मुख्यतः डीएनए 40% एवं क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन 40% का बना होता है। तो आपको याद रखना है, जो डीएनए होता है इसमें वो 40% होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो भी 40% होता है इसमें। और दोस्तों, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें 40 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो जितनी भी मनुष्य होंगे इस धरती पे, उनमें सभी में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 46 होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, जो लिंग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब लिंग की बात की जाए तो आपको पता है कि जो मादा में जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसमें से 23 आते हैं और पुरुष में से 23 आते हैं, यानी फीमेल में से 23 आते हैं और पुरुष में से 23 गुणसूत्र आते हैं। तो दोस्तों, जो फीमेल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है XX, और जो मेल में पाया जाता है वो पाया जाता है XY। यदि और दोस्तों, फीमेल में हमेशा जो गुणसूत्र आएंगे उनमें जो लिंग होगा वो हमेशा X का होगा, परंतु मेल के ऊपर मेन डिपेंड करता है कि जो बच्चा होगा वो लड़की होगी या लड़का होगा। यदि फीमेल का X और मेल का X मिल जाए तो उसके कारण दोनों XX हो जाएंगे, जिसके कारण जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा। यदि फीमेल का X और मेल का Y मिल जाए तो इसके कारण जो बच्चा होगा वो मेल होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। और जो गुणसूत्र होते हैं वो आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और दोस्तों, इसी में आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ सरीसृप जैसे कि मगरमच्छ और छिपकली होते हैं, इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो टेम्परेचर के अनुसार होता है। और दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है, और ये कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। और दोस्तों, जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है। और लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होता है, उन्हें नहीं पता होता कि जो केंद्रक होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। और मूल रूप से यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि लक्षणों एवं गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। और डीएनए की जो संरचना होती है 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजन बेस। तो दोस्तों, जो नाइट्रोजन क्षार होता है इसको हम पुनः 2 भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा हो जाता है पिरीमिडीन। जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन पाया जाता है, और जो पिरीमिडीन होता है इसमें साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। तो जितने भी डीएनए होते हैं इनमें ये 4 क्षार अवश्य पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग शुगर की बात करें तो अभी हमने जैसे कि नाम में देखा, इसमें 2D राइबोन्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, यानी इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है। और इसी के साथ आरएनए में राइबोस नाम की 5 कार्बन शुगर होती है। और अगली बात हम लोग करें फास्फोरिक एसिड की, तो दोस्तों, जो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4। और दोस्तों, जो डीएनए होता है इसके जो नाइट्रोजन क्षार होता है उसमें हमेशा एडेनिन, थाइमिन के साथ, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ मर्ज होता है, यानी उसके साथ युग्म बनाता है।
जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो आपको इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं और कब इन्होंने खोज की और कब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आपको ये भी याद रखना है। और साइंटिस्टों का नाम भी याद रखना है, वाटसन और क्रिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की। तो दोस्तों जो आरएनए होता है, जो कोशिका द्रव में बिखरा हुआ होता है और इसमें एकल कुंडली पाई जाती है, क्योंकि जो डीएनए होता है, जैसे कि मैंने बताया कि द्विकुंडली का बना होता है, उसमें 2 कुंडलियाँ पाई जाती हैं, जबकि आरएनए जो होता है उसमें 1 कुंडली पाई जाती है। और ये मुख्यतः प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। और जो आरएनए होता है वो गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है, परंतु कभी कभी जैसे कि वायरस में, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल वायरस में हम देखें तो टोबैको मोज़ेक, वो आरएनए वायरस होता है, उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए बोलते हैं। और एक होता है ट्रांसफर आरएनए, जिसे टीआरएनए बोलते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों जो एमआरएनए होता है, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ये अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करता है। तो ये मैसेंजर आरएनए का कार्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए। इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। ये कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। यानी आपके जो सेल्स में जो आरएनए पाया जाता है उसका 80% केवल आरएनए होता है। और इसका मुख्य कार्य राइबोसोम की संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ये सभी आरएनए में सबसे छोटा आरएनए होता है। इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों टीआरएनए से एक और चीज़ रिलेटिव है जो मैं आपको बता दूं। जो टीआरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे, जो कि एच.जी. खुराना थे, यानी हरगोविंद खुराना। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि ये भारतीय हैं और इन्हें आरएनए की खोज के लिए मिला था। इसलिए इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें 1968 में मिला था। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं जीन, कि जीन क्या होते हैं। तो दोस्तों जो जीन होते हैं वो आनुवांशिक इकाई है, यानी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसी प्रकार जो जीन होते हैं वो आनुवांशिकता की इकाई होते हैं। और जो जीन होते हैं वो डीएनए का वे भाग होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए किसी भी प्रकार का हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए होता है। यानी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा और जो जीन होगा वो हमेशा डीएनए का बना होता है। और जो जीन होता है अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है, जो कि विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपका जीन खत्म हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कोशिका विभाजन, कि कोशिका विभाजन क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों जो कोशिका विभाजन है वो पैतृक कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं बनने की एक क्रिया है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होता है समसूत्रीय विभाजन और एक होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। दोस्तों जो समसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें जो पैतृक कोशिका होती है उससे 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। और दोस्तों इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पैतृक कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है। यदि पैतृक के गुणसूत्र की संख्या 46 है तो इनकी भी संख्या 46 होगी, यानी इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो भी 46 होगी। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है केंद्रक विभाजन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये केंद्रक का विभाजन होना शुरू हो गया। और दूसरा हो जाता है कोशिकीय द्रव, जो कि उसके चारों ओर फैला रहता है, ये कोशिकीय द्रव, इसमें भी विभाजन होना शुरू हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन की। और दोस्तों जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है, और ये विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, और इसे ही अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। अर्थात जो पैतृक कोशिका होगी इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी और जो संतति कोशिका होगी उनमें गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो पैतृक कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या की आधी होंगी। क्योंकि आपको पता है जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जैसा कि मैंने आपको लिंग निर्धारण में बताया था कि उसमें
माता और पिता यानी फीमेल और मेल दोनों की कोशिकाएं आती हैं। इसलिए इनमें जो पुरुष या महिला में जो कोशिका का निर्माण होता है उनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आधी होती है, क्योंकि आधी गुणसूत्र की संख्या पार्टनर से आती है। और इनमें जो पितरक कोशिका होती है इससे 4 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें दोस्तों जो प्रक्रिया होती है वो समसूत्री विभाजन की तरह होती है, परंतु अंत में जाके इसमें समसूत्री विभाजन में भी 2 प्रकार का विभाजन की तरह हम समझ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की डिफरेंस की। तो दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है ये कायिकी कोशिकाओं में होता है, यानी जो हमारे शरीर में जो नॉर्मल सेल जो हमारे हाथ पैर में पाए जाती है उनमें होता है, जिसके कारण ये शरीर की मरम्मत करती है और टूट फूट को सुधारती है और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। और वहीं पे अर्धसूत्री विभाजन होता है ये लैंगिक कोशिकाओं में होता है। और दोस्तों जो समसूत्री विभाजन है इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है यानी संतति गुणसूत्र की संख्या पैतृक गुणसूत्र की संख्या के समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में उनकी संख्या आधी होती है। और दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि ये लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। और दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें एक पैतृक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होती है ये शरीर की वृद्धि, विभाजन और मरम्मत के लिए उपयोगी होती है, जबकि लैंगिक कोशिका जीवों की विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस। और यहीं पे हम लोग का जो क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और जीन है वो चैप्टर भी समाप्त होता है। और अगला हम चैप्टर देखेंगे टिश्यू यानी ऊतक। तो इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा।